छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और सियासत का रिश्ता काफी पुराना है। वहीं सरगुजा बस्तर के क्षेत्रों में धर्मांतरण की आग बड़ी तेजी से फैल रही है, तो वहीं यह आग शहरी क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगी है। हाल ही में रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे शहरों में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, जिस पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और राजनीतिक दलों की सियासत काफी हावी रही है। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का बड़ा बयान सामने आया है। रवि भगत ने एक बयान में कहा है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में किसी अन्य संस्था को धार्मिक केंद्र बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से चर्च बनाए जा रहे हैं, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। जनजाति क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, यह जनजाति समाज की संस्कृति को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति आदिवासी समाज के व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य संस्था को इस प्रकार से केंद्र बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो चर्च बने हैं, यह गलत है, यह असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि हमारे न्यायपालिका को, संवैधानिक संस्थाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चर्च बने हैं उनको तोड़ना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, तब जाके जनजाति समाज की संस्कृति बचेगी। साथ ही साथ समाज को भी इसके लिए सामने आना चाहिए कि हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार से धड़ल्ले से चर्च का निर्माण होना और धर्मांतरण का खेल होना, यह सब बंद होना चाहिए। जशपुर जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च स्थित है। इस चर्च को लेकर सियासी बोल बड़े तीखे रहे हैं। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर रवि भगत का बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान के सामने आने से कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ एक बार फिर नया मुद्दा मिल चुका है। धर्मांतरण पर सड़क से सदन तक कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद की। राज्य सरकार को धर्मांतरण, मतांतरण पर घेरा है। वहीं एक बार फिर सरकार को कांग्रेस घेरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रवि भगत के बयान को प्रदेश को अशांत करने वाला बयान करार दिया और राज्य सरकार से इस बयान पर कार्रवाई की मांग की है। लोकतंत्र का हवाला देते हुए दीपक बैज कहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसे बयानों का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश को अस्थिर करने वाला बयान है, वायलेंस फैलाने वाला बयान है और ये चाहते हैं प्रदेश को अशांत करें, इस तरह का बयान है। तो सरकार भी आपकी है, डबल इंजन सरकार आपकी है, तो आपको रोका किसने? विधानसभा, लोकसभा में तो कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे, तो कौन रोका है आपको कानून बनाने के लिए? तो इस तरह की बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों पर तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि शांत छत्तीसगढ़ को ऐसे लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ को अशांत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण करने वालों पर सरकार ने सख्त नियम बनाकर रखे हैं, लेकिन बार बार धर्मांतरण और मतांतरण से जुड़े मुद्दों पर कानून की मांग हो रही है। सरकार भी धर्मांतरण पर नया कानून बनाने में प्रयासरत है और ड्राफ्ट भी तैयार कर रही है। बहरहाल रवि भगत के बयान के बाद सियासत तेज है। अब देखना होगा कि सियासत की यह आंधी किस ओर रुख करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है और रवि भगत के इसी बयान पर सियासी आग छत्तीसगढ़ में फिर भड़क चुकी है। चर्चा गुहार छत्तीसगढ़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले जान लेते गुहार पॉइंट्स क्या है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत के बयान पर क्यों मचा बवाल? रवि भगत के बयान पर क्यों भड़के पीसीसी चीफ दीपक बैज? धर्मांतरण को लेकर क्यों नहीं बरती जा रही सख्ती? कब होगा धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करवा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अभय जी मैं आप ही से करना चाह रही हूँ कि दीपक बैज को रवि भगत का ये बयान अस्थिर करने वाला क्यों लगा? जी
धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा है और धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने क्या किया है वो किसी ने छुपा नहीं हुआ। 5वीं अनुसूची की बात हो, 6वीं अनुसूची की बात हो, सरगुजा और बस्तर की बात हो, अगर किसी ने कुछ किया है सरगुजा और बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे इंदिरा जी के समय की बात हो, मनमोहन सिंह जी के समय की बात हो, नरसिम्हा राव जी के समय की बात हो, उस समय उनके ऊपर बहुत काम हुआ है। और बस्तर को लेकर तो हमेशा से कांग्रेस परिवार का और कांग्रेस नेताओं का लगाव रहता था। वहां से अरविंद नेताम आते थे, वहां से हमारे मनपुर राम तोड़ी जी आते थे, केंद्र में मंत्री भी बनाए गए, इनकी बातों को सुना गया और बहुत काम वहां किया गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो अधिकतर मौका आपको मिला। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही और अभी विष्णुदेव साय की सरकार है। ऐसे समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी अगर ये बात कहें, जवाबदार पदाधिकारी ये बात कहें कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का पालन नहीं हो रहा है, वहां पे चर्च बनाए जा रहे हैं, वहां पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं, तो सरकार किसकी है? आप क्या कर रहे हैं? 15 साल में कितने चर्च बने और अभी 15 महीने में कितने बने निकाल लीजिए। और हमारी भी 5 साल सरकार थी, हमने तो वहाँ आदिवासी के जो अधिकार है, जनजातियों को जो अधिकार है उसको लेकर काम किया, हमने पेशा कानून लागू किया। बिल्कुल, लेकिन इससे शांति कैसे भंग होगी? छत्तीसगढ़ की शांति कैसे भंग होगी? मुझे लगता है कि अगर इस तरह अवैध रूप से अगर कई निर्माण कार्य हो रहा है, वो आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित ही सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। उसका जवाब मैं लूंगी निशिकांत जी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करेगा, ये कैसे संभव है? धर्मांतरण तो समस्या है, लगातार आप लोग ही मांग कर रहे हैं ना, कड़ा कानून बनाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। सीता जी, मैं शुरू में एक श्रद्धांजलि देना भूल गया था। जो पहलगाम की घटना हुई है और जो हमारे भाई वहाँ नागरिक हमारे वहाँ मारे गए हैं, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अपनी बात जो आपने प्रश्न किया मुझसे, प्रश्न ये कि शांति भंग कैसे हो रही, ये बयान शांति भंग के लिए है, इस बयान की आवश्यकता नहीं है। आप विष्णुदेव साय को बताइए, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, आप उनको बताइए, सरकार उनकी है, सरकार आपकी है। और अगर कहीं कोई चीज हो रही है तो आप समाज में भ्रम पैदा मत करिए। आप गैर आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासी और हिंदू आदिवासी ये जो विभाजन करने का आप प्रयास कर रहे हैं ना, वो मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। इस तरह शांति भंग होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात करने लगे तो भ्रम पैदा होता है कि क्या कहना चाहते हैं, किसको अतिक्रमण कह रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। आपके लोग हैं तो अतिक्रमण नहीं है, दूसरे लोग हैं तो अतिक्रमण है। जो जनजातियों का अधिकार है और राज्यपाल के पास अधिकार है, 5वीं अनुसूची का जवाबदारी राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल विशेष रूप से शक्ति रखते हैं 5वीं अनुसूची में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी। अभय जी का ये कहना है कि जब आपकी सरकार है, आप के लोग हैं और इस तरह की समस्या आ रही है तो सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा लेती, कार्रवाई क्यों नहीं करती, इस तरह के बयान जारी कर छत्तीसगढ़ की शांति भंग करने का काम क्यों किया जा रहा है? जिस प्रकार से बोल रहे हैं, वास्तव में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते हुए यहाँ तक आया हुआ है। अभी रही बात जो रवि भगत जी ने विषय उठाया है, तो गाहे बगाहे ये विषय आता है। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार में एसपी और कमिश्नर माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि बहुत तेजी से धर्मांतरण बढ़ा हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नारायणपुर को इनफैक्ट जला दिया गया। विषय ये आता है कि जो अवैध धर्मांतरण की बात करते हैं या जो अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं, वास्तव में सरकार हमारी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जहां अवैध निर्माण है, स्थानीय प्रशासन वहां पे कार्रवाई करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो धर्मांतरण का विषय हम उठा रहे हैं, और पहले भी जब हम विपक्ष में थे तो भी
बड़े जोर शोर से इस बात का विषय उठाया था, क्योंकि जब चिट्ठी आपके जिले का एसपी और संभाग का कमिश्नर लिखता है और प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम उस पर चर्चा करें, उस बात को पब्लिक डोमेन में लाएं। अभी जब हमारी सरकार है तो एक नए कानून का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और बहुत जल्दी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये कानून नया आया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी ये कानून आपको बहुत शीघ्र इम्प्लीमेंट होते दिखा जाएगा, जिसमें सख्ती से, और जो इफ और बट हुआ करते थे जिसके कारण ये बच जाते थे, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला विषय आता है। धर्मांतरण के साथ एक प्रमुख समस्या ये है कि बंद कमरे में कोई धर्मांतरित होगा। जैसे आपको प्रस्तुता जी ध्यान होगा कि बिलासपुर में एक व्यक्ति ने इसलिए आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसकी पत्नी और सास उस पर फोर्स कर रही थी कन्वर्ट होने के लिए। तो इस बंद कमरे में जो चीजें होती है उसकी जानकारी आपको या हमको मिलना नामुमकिन है, लेकिन नए कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं कि और सख्ती से बुलडोज करने वाली रणनीति पे काम होगा, तब जाके ये धर्मांतरण को रोका जा सकता है। अच्छा से इस पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। रही बात जो अभय नारायण जी कह रहे थे कि 15 साल से सरकार किसकी थी, अरे भाई साहब सिर्फ 15 साल मत देखो 7 दशक से सरकार किसकी थी, कौन 10 जनपद में बैठ के इनके एजेंट के रूप में काम कर रहा था, इसको भी देखो आप। सरकार छत्तीसगढ़ में हमारी थी, सेंट्रल में कौन बैठा था। अभी जो एसपी ने लिखा था चिट्ठी, आपने क्या कार्रवाई कर ली? एक सवाल पूछता हूँ आपसे मात्र कि जब एसपी ने चिट्ठी लिखा और कमिश्नर संभाग ने चिट्ठी लिखा, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? एक बात बता दो, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के अलावा। एक सवाल का जवाब दो आप अभय नारायण जी। ठीक है अभय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं उचित जी का रुख करूंगी। एक बार पूरा सवाल दोहराने बोलिए। आपकी जब सरकार थी, आपके एसपी ने, कलेक्टर ने पत्र लिखे, धर्मांतरण की शिकायत की। बिल्कुल प्रतीता जी, ये जो पहाड़ा पड़ते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एसपी ने पत्र लिखा। अरे एसपी ने सजगता के लिए पत्र लिखा और हमारी सरकार में एसपी को अधिकार था कि पत्र लिख सकता था, बात पूछ सकता था। आज के तो एसपी को भी पावर नहीं है। आज का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बाहर बयान देना पड़ रहा है। वो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के पास जाके अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। और मैं तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ निशिकांत जी, कि आपके 54 में कितने विधायक धर्मांतरित हैं? कितने एसटी विधायक, जनजाति विधायक धर्मांतरित हैं? जरा इसकी सूची बता दीजिए ना। ठीक है, ये चर्चा का ये चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, उचित जी का रुख करूंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं उचित जी। सूची पे बात होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से पैर पसार रहा है धर्मांतरण, ये लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और भोले वाले आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। रवि भगत का ये बयान सामने आया, जैसे विपक्ष ये बता रहा है कि ये छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने वाला बयान है, लोगों को गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि सरकार आपकी है, आपके लोग हैं, और अगर इस तरह की समस्या है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उचित जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि अब आप दूसरे पे दोषारोपण नहीं कर सकते। पिछले 1.5 साल से आपकी सरकार है और आप इसमें काफी गंभीर रूप से, आपके मैनिफेस्टो में आपने इसका यूज किया था। आप इस विषय में 1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे को दोषारोपण नहीं कर सकते। अभी जिम्मेदार उन्होंने जो किया वो पुरानी घटना हो गई। अभी तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर इस तरीके की कुछ घटना हो रही है तो इस पे सख्त कानून हर बार बोला जाता है। पिछले फरवरी में भी यही बोला गया था, वर्तमान फरवरी में 25 फरवरी में भी यही बोला जाता है कि हम कड़ा कानून लाएंगे। तो ये कड़ा कानून जो है उसकी कोई डेडलाइन है क्या? सरकार बोलती जरूर है लेकिन उसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ईमानदार प्रयास तो दिखते नहीं है ना। ऐसा दिखना चाहिए कि वाकई वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो 1.5 साल हो चुके हैं, आप सख्त कानून बना दीजिए। आप कोई कानून बनाएंगे नहीं, लचर कानून व्यवस्था है। इस पे जो कानून संविधान कहता है वो बहुत ही लचर है, तो इसके कारण ये सब चीजें हो रही है। तो क्या 15 साल पहले, जब 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह थे, तब एक भी धर्मांतरण नहीं हुए थे? क्या इन 1.5 सालों में एक भी धर्मांतरण नहीं हो रहे? देखिए ये पूरी की पूरी एक सुनियोजित तरीके से किए गए कृत्य है। इस पे केवल और केवल आप कहते हैं कि हम धर्मांतरण रोकेंगे, लेकिन रोक कहाँ रहे हैं? आपके गंभीर प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं।
और अगर आप बोल रहे हैं तो उसको धरातल में दिखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा आम जनमानस को तो प्रतीत होता नहीं दिख रहा है, केवल बोलचाल में है। इसका पॉलिटिकल बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकालना चाहते, ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीक्षा ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ निशिकांत जी से, क्योंकि लंबा समय हो चुका है। बिल्कुल, ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो रही है, सरकार कर रही है जब से सत्ता में आई है। सवाल इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप विपक्ष में रहे थे तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। विधानसभा चुनाव के टाइम सरकार के खिलाफ इसे इस्तेमाल भी किया गया था और ये दावा भी किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो सख्त कानून लाएगी। कड़े कानून तो आज भी है धर्मांतरण को लेकर, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने को लेकर, लेकिन उतनी सख्त कार्रवाइयां नहीं हो पा रही है या फिर इतनी जन जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं आप लोग कि इस तरह के मामले सामने आना बंद हो जाए या ये समस्या खत्म हो जाए। कृष्णा जी, जो आदरणीय उचित जी ने कहा बात, उसका जवाब पहले देना चाहता हूँ। देखिए उचित जी, मैं जिम्मेदारी से या हमारी पार्टी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। हम सरकार में हैं, ये घटनाएं हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु किसी को संशय नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि ईमानदार प्रयास नहीं दिख रहा है, चूंकि आप बहुत खोजी पत्रकार हैं और बेईमान प्रयासों को आप उजागर करते हैं तो शायद आपकी नजर ईमानदार प्रयास पे नहीं जा रही होगी, लेकिन बिल्कुल पूरी ताकत से, पूरे शिद्दत से नए कानून को अमली जामा पहनाया जा रहा है। गुड थिंग ऑलवेज टेक टाइम। तो यहाँ हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन जो भी आएगा बड़ी ताकत से आएगा और इन धर्मांतरण के जो खिलाड़ी हैं उन पे सख्ती बरती जाएगी। तीसरी बात जो आपने मतलब 15 साल हमारी सरकार थी और हम ये बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि हमारी सरकार थी वहां धर्मांतरण नहीं हुआ होगा, हुआ था, लेकिन मैं आपके समक्ष एक चीज बड़ी ताकत से कहता हूँ कि हमने उनको न संरक्षण दिया न पोषित किया। जहां भी ये घटनाएं हमारे समक्ष आई हमने सख्ती से कार्रवाई। चौथी बात, हमारे बड़े भाई पूछ रहे थे कि 54 विधायक में कितने धर्मांतरित हैं। पहले ये तो बता दो मालिक कि आला कमान है कि नहीं है। ठीक है, ये उन्हें भी मैंने मना किया था कि ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय हमारा धर्मांतरण जो समस्या है। और ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ आदिवासी क्षेत्रों में चर्च निर्माण की जो ये बात कर रहे हैं रवि भगत, इस पर सरकार क्या संज्ञान लेगी? ये जो निर्माण कार्य भी हमें दिख रहा है इतना बड़ा, अगर अवैध रूप से इस तरह के निर्माण कार्य हो रहे होंगे जिसकी जानकारी नहीं है स्थानीय जिम्मेदारों को या स्थानीय प्रशासन को, तो निश्चित ही पैर तो पसारेगा ना, ये समस्या तो पैर पसारेगी और फिर उसका शिकार आदिवासी लोग होंगे। जी मैं फिर आपको कह रहा हूँ पुनः कि अगर किसी इलाके में अगर ऐसे अवैध कोई भी इमारत बनाई जा रहे हैं या कोई भी मकान बनाया जा रहा है, चर्च बनाया जा रहा है, चर्च बनाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद कुछ भी बनाया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करता है। इसमें कहीं कोई शंका मत रखिए। अगर रवि भगत जी ने सवाल उठाया है तो जरूर अगर प्रशासन की दृष्टि नहीं गई होगी तो उस दिशा में कार्य किया जाएगा। लेकिन जो मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि कहीं और कोशिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के कारण, मात्र वोट बैंक के कारण ये धर्मांतरण का खेल बड़े हिस्से में खेलती है क्योंकि उनको उससे लाभ होता है। लेकिन यहाँ भारत की संस्कृति नष्ट होती है। जो आदिवासी मूल रूप से हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनको कन्वर्ट करके कांग्रेस पार्टी एक डेमोग्राफिक चेंज जिस प्रकार से कश्मीर में, बंगाल में और केरल में कर चुकी है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में करना चाहती थी। लेकिन पुनः ये जो कानून की बात हमने कही, उस कानून की आवश्यकता इसलिए थी कि पुराने कानून में कई खामियां रही होंगी। अब इस कानून से जो नए ड्राफ्ट आ रहे हैं, वास्तव में इसमें अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। जी पुष्कर अभय जी, आपकी प्रतिक्रिया? वो यही कह रहा है कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और अच्छी चीजें समय लेती है, जो भी आएगा बहुत सटीक और कड़ा आएगा। मैं सिर्फ ये जवाब चाहता हूँ, जो रवि भगत जी को क्यों कहना पड़ा पब्लिक में, वो मुख्यमंत्री जी के पास जाकर राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय से अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? और क्या कोई सूची जारी कर रहे हैं क्या कि कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ 5वीं सूची का उल्लंघन, 5वीं सूची का उल्लंघन हो रहा है? उसकी कोई सूची जारी करे ना। केवल बयान देके वहां पे फूट डालकर राजनीति करने की बात न करें। आदिवासी बहुत शांत हैं, जनजाति बहुत शांत हैं और बहुत आराम से अपना, आप जंगल जमीन को किनके हाथों बेचने जा रहे हो, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। जनजाति तो इस चिंता में है
पूरा बस्तर सरगुजा जसपुर इस चिंता में है कि कौन सा रेड कारपेट आप बिछाने जा रहे हो मित्रों के लिए, कौन से ऑनलाइन आप वहां पर ऑक्शन करा रहे हो, उससे चिंतित है। और ऐसे बयान लाकर मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश रवि भगत जी कर रहे हैं। अरे आप पार्टी के प्रमुख हो, आपकी सरकार है, आप बात करो। तो कांग्रेस बिल्कुल देख रही है कि बस्तर सरगुजा और जसपुर आपके केंद्र सरकार के मित्रों के लिए साधन बनने जा रहा है, कमाई का साधन बनने जा रहा है, रेड कारपेट बिछाने का। तो उस साधन को हम नहीं बनने देंगे और ऐसे बयान लाकर आप अशांति क्षेत्रों में पैदा न करें। इस पर शासन को कड़ाई करनी चाहिए, शासन को पूछना चाहिए रवि भगत जी से। ठीक जवाब नहीं है निशिकांत जी इसका कि कमाई का साधन बनने जा रहा है ये क्षेत्र आपके लिए। अरे ये इनके साथ दिक्कत यही है कांग्रेस पार्टी के साथ, इनको ना हर चीज को अडानी अंबानी से जोड़ना है, वो अलग विषय है। इन्होंने दो बात कही, एक बात कही कि मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे भैया हम लोग कोई भी काम करें, मुद्दों से भटका रहे, आप क्यों भटक जाते? आपके पास माइक नहीं है, आपके पास प्रेस नहीं आता, आपके पास पेपर नहीं आता, लिखो पढ़ो बोलो, कौन रोकता है आपको? कोई नहीं रोकता। दूसरा विषय कि आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है, ये कल भूपेश जी ने कहा और कुछ दिन पहले जब इनकी सरकार थी, इनका 84 लाख में एक मंत्री था, उन्होंने भी कहा। तो जब आदिवासी को हिंदू ही नहीं मानते हो आप लोग, तो यही तो काटने और बांटने की राजनीति को प्रिंसिपा जी आपको स्पष्ट रूप से आपको प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। जब आप उनको हिंदू ही नहीं मानते तो फिर धर्मांतर का विषय ही नहीं आता। इनका क्या चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वोट बैंक को संरक्षित करना है और हिंदू को टुकड़े में डालना है, ये एक तरीका वही है। बात है ना, वोट बैंक के लिए धर्मांतरण का मुद्दा इस्तेमाल ना किया जाए ना, यही बात है। दोनों ही राजनीतिक दल की भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है इस मुद्दे पर, ये किसी से छिपी नहीं। इंतजार और कितना इंतजार करना पड़ेगा कि कड़ा कानून आएगा और ये जो समस्या है, और ये मुद्दे से भटकाना तो हो ही नहीं सकता, ये तो समस्या है छत्तीसगढ़ में। ये बालक कुदी टाइप का बात करते हैं नारायण जी, मुद्दे से भटकाने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको जो विषय रखना है, पूरे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, या आपके मुंह पे हमने टेप लगा दिया है, या आपके कार्यालय में ताला लगा दिया है, आप लो ना जितने मुद्दे उठाने हैं। लेकिन धर्मांतरण के विषय पे कांग्रेस पार्टी का एक ही संरक्षण और कोशिश किया जाता है उनके द्वारा, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता होती है। हमारे तरफ ये बात नहीं, हमारे तरफ राष्ट्र प्रथम के भाव से भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार लड़ाई लड़ता है और लड़ते रहेगा आगे भी। ठीक है उचित जैसे प्रतिक्रिया लेंगे मैं इस पर कि सख्त कानून बनाने की बात लंबे समय से हो रही है। हालांकि ये सरकार दावा कर रही है कि जल्द बन जाएगा और कड़ा कानून आएगा जिस पर सख्ती से पालन होगा, लेकिन क्या गारंटी इस बात की कि धर्मांतरण पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा सख्त कार्रवाई से? क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि लालच इसी बात का दिया जाता है कि आपको अच्छी शिक्षा देंगे, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे, आपको अच्छी जगह पर नौकरी दिलाई जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, तो आप धर्मांतरण कर लीजिए। जन जागृति का विषय है और ये भी बहुत जरूरी है। उचित जी बिल्कुल, ये सामाजिक समस्या है और इसके कई कारण है, शैक्षणिक कारण है, आर्थिक कारण है, भौगोलिक कारण है, बहुत सारे कारण है धर्म परिवर्तन के, धर्मांतरण के। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है, निशिकांत जी ये कह रहे हैं कि सख्त कानून आने वाला इंतजार करें, तो पूरी जनता, हम क्या, आम आवाम क्या, 3 करोड़ जनता क्या, इसको स्वागत करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम सरकार के साथ खड़े कि सख्त से सख्त कानून लाए। लचर कानून से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इसका किसी भी तरीके का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण का एक कठोर कानून ला के इसे रोका जाना चाहिए, चाहे हम कहें, चाहे IND चैनल कहे, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे भाजपा कहे, सभी लोग इसका स्वागत करते हैं कि कठोर कानून लाए। देखिए धर्मांतरण तो हमारे यहाँ लीगल है, अगर कोई मन से स्वेच्छा से अपने मन धर्म को परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी तो छूट है, हमारा संविधान देता है कि वो किसी भी जाति धर्म को स्वीकार कर सके। लेकिन वही अगर जबरन किसी लालच में, किसी भय से अगर धर्मांतरण होता है तो ये गलत है। तो ऐसे भी कुछ बहुत सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके के धर्म परिवर्तन ना हो, तो शैक्षणिक हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, ये तमाम वो कारण है जिनके कारण धर्म परिवर्तन होता है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, शिक्षा एक बड़ी समस्या है, मेडिकल हेल्थ एक बड़ी समस्या है, और जो शिक्षा जो है जिसके कारण अशिक्षा के कारण सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होता है।
तो ये सब चीजें रोकने के लिए उस जगह का विकास आवश्यक है और विकास सरकार की जिम्मेदारी है। कठोर कानून आता है तो पूरा छत्तीसगढ़ उसका स्वागत करेगा, सम्मान करेगा। बिल्कुल इंतजार इसी का किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ ये पैर पसार रहा है, इस पर लगाम लगनी जरूरी है। चूंकि समय खत्म हो चुका है, निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए थोड़े समय में। देखिए प्रिस्ता जी, मैं उचित जी से बहुत मतलब सहमत हूँ, लेकिन एक विषय इसमें ये आता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार, लेकिन ये तो सुदूर वनांचल में हो सकता है। अगर शहरी क्षेत्र में या रायपुर राजधानी में ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे दबाव का भी एक कारण हो सकता है उचित जी, उसी का तैयारी किया जा रहा है और अक्षर से इस पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चले ठीक है, चूंकि समय हो चुका है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण पर रण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर इस पर सियासत देखने को मिल रही है। इंतजार है कड़े कानून का, ना कि सियासत का, क्योंकि खामियाजा उन आम आदिवासियों को, भोले वाले आदिवासियों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए INA24 के साथ। नमस्कार।